एज यूजुअल जी, आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन है जो हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन आंसर आपके होंगे, क्वेश्चन होंगे, वो आप लाइव आके हमारे साथ शेयर कर लें और कोशिश करेंगे कि उसको आपका जवाब दें। इस दफ़ा मैंने कोई ऐड पहले भी दे दी है ताकि आप लोगों को उसमें इन होने में ज़रा आसानी रहे। तो पहले मैं कुछ अपनी चीज़ें शेयर करता हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आपके क्वेश्चन आएंगे उनको शेयर करते जाएंगे जी। पहले जी मेरे आज जो क्वेश्चन है वो 7 डिफरेंट क्वेश्चन हैं जो मैं अकाउंटिंग में से लेकर आया हूँ जी। उसके बाद फिर कुछ टैक्सेस के पॉइंट भी मैं डालूंगा। ये आज हम बुक कीपिंग के ऊपर जो है वो बात करेंगे और डबल एंट्री के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, ताकि जिन लोगों की अकाउंटिंग अगर बेस नहीं है या उसको रिवाइज करना है तो उसमें लोगों को आसानी हो जाए। बेसिकली ये बुक कीपिंग के ऊपर जो बात हो रही है कि रिकॉर्डिंग जो है वो काफ़ी देर पहले से शुरू हो गई थी। जैसे पहले मुंशी थे, अकाउंटेंट थे, इसी तरह करते करते ये चीज़ यहाँ तक पहुँच गई। तो अब बुक कीपिंग के बगैर आपको पता है अब तो सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। तो ये एक इंट्रोडक्शन है कि जो बुक कीपिंग के बारे में वो आप पढ़ सकते हैं, इसके अंदर वो मैंने दिया हुआ है। तो इन शॉर्ट ये है कि इसके बगैर अब सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, उसका रिकॉर्ड रखना लाजमी हो जाएगा। ये पहला जो इंट्रोडक्शन था बुक कीपिंग से रिलेटेड है। मैं दूसरे पॉइंट की तरफ चलता हूँ, तब तक जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे वो आप आप लोगों के हम एंटरटेन करते जाएंगे। सेकंड पॉइंट है जी वो बुक कीपिंग डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग है, वो बुक स्लिप है, मैं अभी पेस्ट कर दूं तो फिर इस पे डिटेल शेयर कर लेते हैं जी। ये जी मुख्तलिफ डेफिनेशन है बुक कीपिंग के ऊपर। अब पर्पज बेसिकली देखें यही है कि आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन है इन बुक्स इन ए रेगुलर एंड सिस्टमेटिक मैनर। सिंपल जो डेफिनेशन है वो ये है कि एक बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करने का जो नाम है उसको बेसिकली बुक कीपिंग कहा जाता है जी। बाकी आप इसमें से देख सकते हैं, ये मेरी दूसरी शेयरिंग है। अब उससे पहले कि मैं आगे चलूँ, एक सवाल आ गया जी। खालिद बट कह रहे जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी आई हर्ड नो नीड टू शो वेल्थ वाइल फाइलिंग टैक्स रिटर्न। ठीक हो गया, क्या ये सही है? नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी ने पहले अगर फॉरेन एसेट्स शो ना किए हों तो क्या अब वेल्थ स्टेटमेंट में शो कर सकता है? रिगार्ड्स जी। खालिद भट्ट साहब, बड़ा अच्छा सवाल है जी आपका, इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिलेगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि आल्दो के नॉन रेजिडेंट को ये बात बिल्कुल ठीक है कि उसको जो वेल्थ स्टेटमेंट है वो फाइल करना लाजमी नहीं है। लेकिन अब इसमें इशू ये आएगा कि क्योंकि हमारे क्लाइंट हैं, नॉन रेजिडेंट भी हैं, फिर प्रॉब्लम ये होगी कि आपको जो कल को अगर वो कमिश्नर इंडियन रेवेन्यू आपसे मांग ले वेल्थ स्टेटमेंट तो फिर आप डिनाइल नहीं कर सकते जी, चूंकि मुझे रिक्वायर्ड नहीं किया गया था तो मैं अब आपको क्यों दूँ। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप वेल्थ स्टेटमेंट बना के रख लें, और अगर आप फाइल कर सकते हैं तो आप देख लें, रिक्वायर्ड नहीं है लॉ में। अगर आप रख लेंगे, कल को मांगेंगे तो आपके पास बनी हुई होगी। अब दूसरी बात, आपने जो दूसरा सवाल किया है वो ये है, हम लोग तो यही प्रैक्टिस कर रहे हैं जितने हमारे टैक्स जितने नॉन रेजिडेंट क्लाइंट्स हैं उनकी वेल्थ स्टेटमेंट हम बना के रख लेते हैं और जैसे ही वो मांगते हैं हम उनको हैंड ओवर कर देते हैं। अब रही बात आपके दूसरे सवाल की, तो आपने कहा कि अब वो उसको इनकॉर्पोरेट, देखें अगर वो इनकॉर्पोरेट करना चाहता है तो पहले अपने सोर्सेज और एसेट्स को रिकनसाइल कर ले कि वो उसके साथ मिलते हो, ज़ाहिरी बात है, और जेन्युइन तरीके से वो पैसा कमाया गया हो और डिक्लेयर्ड अगर वहाँ है तो हुआ हो, तो फिर तो कोई इशू नहीं है, आप उसको कवर कर सकते हैं। ओबियसली थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी और उसको लीगलाइज करना पड़ेगा जी। खालिद भट्ट साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दीजिएगा जी। जी नेक्स्ट, ये मेरे 2 पॉइंट्स है जी, मैं तीसरे पॉइंट की तरफ चलता हूँ।
अब कुछ हम इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जी वो देखना चाह रहे हैं अकाउंटिंग में जो यूज़ की जाती हैं उसमें आपके सामने है जी। सबसे पहले ट्रांजैक्शन है, जो डील की जाती है उसको ट्रांजैक्शन कहा जाता है। उसके बाद ट्रांजैक्शन दो तरह की है, कैश और क्रेडिट है। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन की डिफरेंट जो इसकी जो डेफिनेशन है उसके बारे में बताया गया है। फिर बिजनेस है जी। बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकते हैं, आपको पता है, वो है जो बिजनेस से कनेक्टेड है। प्रोप्राइटर जो ओनर होगा उसको प्रोप्राइटर कहा जाता है, जो जिसको के लॉस या प्रॉफिट उसने बियर करना है। कैपिटल जो है, जो अमाउंट एसेट या जो चीज़ आप बिजनेस में लेकर आएंगे उसको वो कैपिटल कहा जाता है। और जो पैसा आप ड्रॉ कर लेंगे उसको ड्राइंग्स कहा जाता है जी। ये कुछ डेफिनेशन थी। मजीद मैं आगे चलता हूँ जी। जी खालिद बार साहब ने ओके कर दिए, चले, थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा, ये कुछ टर्म्स थी, मजीद टर्म्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जी। जी ये नेक्स्ट है मेरे पास, परचेजेज है। और फिर इससे परचेजेज रिटर्न है। जो चीज़ें आप खरीदते हैं बिजनेस पर्पस के लिए उसको परचेजेज कहा जाता है जी। और जो आप उसमें से वापस कर देते हैं उसको परचेजेज रिटर्न कहा जाता है। अब परचेजेज कैश परचेजेज भी हो सकती हैं और क्रेडिट भी हो सकती है। इसी तरह रिटर्न्स आप इनमें से कोई भी कर सकते हैं। सेल बिल्कुल सेल। अगर एक बंदा परचेज करने वाला है तो कोई बेचने वाला भी होगा, जहरी बात है। तो फिर सेल्स भी है और सेल्स रिटर्न भी है। तो अगर आप कैश पे भी बेच सकते हैं, क्रेडिट पे भी बेच सकते हैं। इसी तरह सेल रिटर्न जब वापस करेंगे तो उसमें से माइनस कर दिया जाता है। डिस्काउंट दो तरह का जी। एक जो है आपका ट्रेड डिस्काउंट है और एक कैश डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट जनरली जो है वो फेलो ट्रेडर्स को या बल्क में सेल की जाए, या आप कस्टम ऑफ ट्रेड हो या ओल्ड कस्टमर हो तो वो उसको ट्रेड डिस्काउंट जो है वो सीधे बिल में से, लिस्ट प्राइस में से माइनस कर दिया जाता है। जो कैश डिस्काउंट होता है वो ट्रांजेक्शन के बाद जब अर्ली पेमेंट आ जाए तो आप उसको पैसे छोड़ देते हैं। तो वो जो पैसे आप छोड़ेंगे वो आपका एक्सपेंस होगा और दूसरे की इनकम बन जाएगी। ये जी कुछ टर्म थी, इसको मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ, ये आपके पास आ गया। ये नेक्स्ट है जी मेरे पास कुछ और मजीद टर्म्स हैं जिसमें कमीशन है। अब आप एक्सपेंस करेंगे तो कमीशन देंगे सब्सिडी रेंडर करने पे, ये भी हो सकता है, कमीशन एजेंट जैसे ही होता है। अब एक्सपेंडिचर और दो चीज़ें, फिर एक एक्सपेंडिचर एक एक्सपेंस। एक्सपेंडिचर जनरली क्या होता है, जब कोई एसेट और सर्विस आप रिसीव करते हैं वो एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंस वो है कि जिसका बेनिफिट जो है वो ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुका होता है, जैसे सैलरीज है, रेंट है, यूटिलिटी बिल्स है। ये आप दोनों में मेन फ़र्क है। अब आगे अकाउंट किसी का भी हो सकता है जी। आप समरी उसमें मेंटेन करते हैं जिसमें डेटर्स और क्रेडिटर्स हैं। जिसमें आपने अगर पैसे लेने हैं किसी से वो डेटर्स हैं, जिनको देने हैं वो क्रेडिटर्स हैं। उसको अकाउंट पेएबल भी कहते हैं क्रेडिटर्स को, और डेटर्स को अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं। इसी तरह एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं जो बैलेंस शीट में है, जो आपने चीज़ें बाद में यूज़ करनी होती हैं या उसको बेचना होता है तो वो एसेट्स में चला जाता है, या रिकवरी करनी होती है जिनके अगेंस्ट, तो फिक्स एसेट्स भी हैं, करंट एसेट्स भी हैं। इसी तरह लायबिलिटीज़ हैं जो थर्ड पार्टी की हैं वो अपनी जगह पे हैं, और जो कैपिटल है वो भी बिजनेस की लायबिलिटी के प्रोप्राइटर को वापस करना होता है। जी मैं आगे चलता हूँ। जी नेक्स्ट है मेरे पास जी वाउचर है। अब ऑब्वियसली जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं या बेचते हैं तो जो सपोर्टिंग जो इनवाइस है, बिल है, उसको वोचर कहा जाता है। वोचर दो तरह के हैं, एक सपोर्टिंग वोचर है और एक ओरिजिनल वोचर जो आप बनाएंगे और जो जिस कंपनी का नाम लिखा होगा, डेट, साइंड बाय, प्रिपेयर्ड बाय, वो सारा उसमें होता है। गुड्स है जी, आप जो परचेज करते हैं बिजनेस में वो है। स्टॉक जो अनसोल्ड बच जाता है उसको स्टॉक कहा जाता है। और इक्विटी आपको पता है दो तरह की, थर्ड पार्टी और प्रोप्राइटर इक्विटी। तो ये टर्म थी कुछ जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। आपका कोई सवाल हो तो वो ज़रूर कर लीजिएगा। जी इधर जी यूट्यूब पे सवाल आया हुआ है, वो कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। फराज यकूब कह रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग यू टाइम एंड अट्रैक्टिंग सच एंड इंफॉर्मेटिव सेशन। चले, थैंक यू वेरी मच जी फराज यकूब साहब। सवाल उन्होंने कहा, आई हैव ए क्वेश्चन, इफ ए पर्सन अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम बैम्बू सर्टिफिकेट्स
more than 1 million is required to pay advance tax under section 147। जी जनाब फराज यकूब साहब, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। अगर कोई बंदा 1 मिलियन से ज़्यादा प्रॉफिट बहबूद सर्टिफिकेट्स पे कमा रहा है, देखिए बात ये हो रही है कि ये बहबूद सर्टिफिकेट्स पे विद होल्डिंग टैक्स तो अप्लाई होता नहीं है, ठीक है। और प्लस फिर क्या होता है कि दो ऑप्शंस होती हैं कि या तो आप इसको अपनी नॉर्मल इनकम में, अगर कोई और इनकम है उसमें जमा करके इस पर नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट कर ले, या अपर कैप इस पे लगा हुआ है 10%, ठीक है। अब टेक्निकली स्पीकिंग, चूंकि अगर आप नॉर्मल टैक्स रिजीम में इसको लेके जाएंगे तो फिर तो आपको एडवांस टैक्स इस पे लग जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि प्रॉफिट ऑन डेट जो है ना, एक इशू है, अगर आप इसको सेपरेट ब्लॉक में लेके जाएंगे तो फिर ये आपकी टैक्सेबल इनकम में नहीं आएगा। इसका जो इसको अल्टीमेटली जो विद दी रिटर्न है फिर आपको टैक्स इसका जमा कराना पड़ जाएगा। सो आपकी चॉइस पे ये डिपेंड करता है कि अगर ये नॉर्मल टैक्स रिजीम में गया तो फिर तो आपको एडवांस टैक्स लग जाएगा, और अगर ये सेपरेट ब्लॉक के अंदर गया तो फिर आपको एडवांस टैक्स जो है वो विद दी रिटर्न, जो भी आपका टैक्स बनेगा वो विद दी रिटर्न आप जमा कराएंगे। तो मुझे फराज यकूब साहब उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। अगर आपका कोई और सवाल हो तो ज़रूर कीजिएगा और इसको ओके कर दीजिएगा। जी इधर हम आते हैं जी। जी इससे पहले कि मैं आगे कुछ और शेयर करूं, एक और सवाल आ गया जी। फयाद अहमद साहब ने सवाल किया, वो कहते हैं सर, इफ 1/5 हैज बीन डिडक्टेड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बट दे हैव नॉट डिक्लेयर्ड इन सेल्स डाटा, हाउ विल क्लेम इट इन सेल्स टैक्स रिटर्न। देखिए फयाद अहमद साहब, अगर आपका टैक्स कटा है तो ओबियसली आप उसको उनसे सर्टिफिकेट ले लें, उनसे एविडेंस ले लें, और इसकी इंफॉर्मेशन जो है ना वो पास ऑन करें FBR को भी, और अगर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है तो सिस्टम को ठीक करवाएं। अगर आपका टैक्स कट गया तो ओबियसली क्रेडिट तो आपको मिलना ही है। अगर 1/5 जो 20% टैक्स है उसका क्रेडिट आपको मिलना चाहिए, वरना फिर सारा पैसा जो है आपको जमा कराना पड़ जाएगा, आपके लिए फिर फंड्स में शॉर्टेज हो जाएगी। जी जनाब फराज यकूब कह रहे हैं जी, जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच जी। इरहा टीवी अस्सलाम वालेकुम कह रहे जी, वालेकुम अस्सलाम जी, अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर कीजिएगा जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी कामरान नईम, फेसबुक पे आए हमारे साथ। वो कह रहे हैं सर, व्हाट वुड बी दी अप्रोप्रिएट रिप्लाई ऑफ नोटिस रिसीव्ड अगेंस्ट नॉन डिस्क्लोजर ऑफ प्रॉपर्टी परचेज अनइंटेंशनली। देखिए बात ये हो रही है कामरान नईम साहब, पहले तो आप ये चेक करें कि अगर आपको, पहले मुझे बताएं आपको नोटिस कौन सा रिसीव हुआ है, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। आप मुझे लिखें कि आपको किस सेक्शन का नोटिस रिसीव हुआ है, तो फिर शायद कुछ बेटर सोल्यूशन मैं आपको बता सकूं। जी जनाब कामरान नईम साहब, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो मुझे रेलिवेंट सेक्शन कोड कर दें इनकम टैक्स लॉ का, ताकि फिर आपको जवाब देने में मुझे आसानी हो जाए। जी मैं वेट कर रहा हूँ आपका। और उधर मैं यूट्यूब पे जी कोई और सवाल हो तो उन्होंने इरहा टीवी उन्होंने सवाल किया है, सर मिनिमम कितने बिजनेस टर्नओवर पर टैक्स लगता है। ये मुझे आप बता दें पहले कि ये टर्नओवर टैक्स, आप मेरा ख्याल है इनकम टैक्स की बात कर रही हैं मेरा ख्याल है इरहा टीवी, क्यों जी आप टैक्स लगता है। देखिए बिजनेस, कितने बिजनेस टर्नओवर पे, देखिए टर्नओवर एक प्रॉफिट के ऊपर टैक्स होता है, एक सेल के ऊपर टैक्स हो रहा है। आप किसकी बात कर रहे हैं? अगर तो आप टर्नओवर की बात कर रहे हैं, मिनिमम टैक्स तो वो एक 10 मिलियन से ऊपर अगर आपका टर्नओवर होगा तो फिर आपको टर्नओवर टैक्स लगेगा। अब जहां तक बात है प्रॉफिट की, तो बिजनेस में इनकम टैक्स, तो इनकम में 4 लाख रुपए तक अगर आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा तो फिर आपको टैक्स लगेगा। इस पे भी ये डिपेंड करता है कि आप कौन बंदा इनकम अर्न कर रहा है। इंडिविजुअल है तो AOP है तो 4 लाख रुपए तक है, सैलरीड पर्सन है तो 6 लाख से तक 0% है। अगर कंपनी है तो फिर ऑब्वियसली उस पर कोई लिमिट अवेलेबल नहीं है। ये कौन है जी सेल पे, देखिए सेल पे ज़ाहिर बात है, अगर आप टर्नओवर टैक्स की बात कर रहे हैं इरहा टीवी, अगर आप कर रही हैं या कर रहे हैं, जो भी, मेरे नाम तो मुझे जी फीमेल का ही लग रहा है आपका। बहरहाल बात यह है कि सवाल आपका बड़ा क्लियर है कि अगर आपको सेल के ऊपर टैक्स देना है तो वो आपको 10 मिलियन से ऊपर होगा तो तब आपको मिनिमम टैक्स लगेगा। लेकिन अगर सेल कम भी है तो प्रॉफिट एंड लॉस काउंट तो आपको बनाना पड़ेगा, प्लस आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप काम क्या करते हैं। इससे भी फिर तय होता है कि कौन सा टैक्स लगेगा। हाँ जी, मुझे उम्मीद है जी इरहा टीवी वाले आपको जो जवाब मिल गया हो तो ओके कर दें।
फराज यकूब आए हैं फिर हमारे साथ दोबारा। वो कह रहे हैं, सर हैव अनदर क्वेश्चन, इज द प्रॉफिट ऑन मेच्योरिटी ऑफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान्स टैक्सेबल एज प्रॉफिट फ्रॉम डेट और एग्जेम्प्ट इंश्योरेंस सेविंग प्लान्स? देखिए बात ये हो रही है कि आप पहले तो फराज यकूब साहब ये बताएं कि ये प्रॉफिट जो है आप बात कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं या किसी और चीज़ की बात कर रहे हैं? चले इरा टीवी वालों ने जी ओके कर दिया, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी फराज साहब अपने सवाल को ज़रा क्लियर कर दें कि आप लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं या कि किसी और चीज़ की बात कर रहे हैं, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। क्योंकि अगर ये प्रॉफिट ऑन डेट है तो फिर तो ज़ाहिर बात इधर आएगा। अब रही बात बाद में फिर देखेंगे ये एग्जाम्प्ट है कि टैक्सेबल है। जी मैं मीनवाइल उधर से फेसबुक से सवाल ले लूँ जी। अच्छा जी यहाँ सवाल मजीद कौन सा आया जी? ये भी हो गया जी, ये भी हो गया था, ये आया जी। कामरान साहब ने कहा जी प्रॉपर्टी परचेज, ओके सर थैंक्स। उन्होंने फयाज अहमद ने कहा जी ओके हो गया। व्हाट इज़ टीयर वन? फयाज अहमद सर टीयर वन ये है कि वो रिटेलर जो उसकी कुछ स्पेसिफाइड कंडीशन है उसमें फाल करेंगे तो वो अपना इनपुट आउटपुट की बेसिस पे टीयर वन में रजिस्ट्रेशन करवा के तो सेल टैक्स जो है वो ऑब्वियसली जो बनता होगा वो जमा कराएंगे, उसको टीयर वन कहा जाता है जी रिटेलर्स के लिए। कामरान नईम कह रहे हैं जी सर नोटिस अंडर सेक्शन 176 है। कामरान साहब पहले ये चेक करके बताएं कि आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी है अगर वो नहीं शो हो सकी और इसके साथ अगर आपको 176 के साथ 122 का और नोटिस अगर नहीं इशू हुआ तो आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को रिवाइज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपके पास पैसे जो है ना परचेज करने के लिए वो अवेलेबल होने चाहिए। प्लस आप जेन में रखिएगा कि 2020 में जो परचेज करना है वो थ्रू क्रॉस चेक आपने 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी और मूवेबल 10 लाख से ऊपर क्रॉस चेक में पेमेंट करनी है। जी जनाब कामरान नईम साहब अगर आपको जवाब मिल गया हो तो ओके कर दें। मीनवाइल शाहिद महबूब साहब हमारे साथ है, वो सवाल कर रहे हैं, सपोज वी आर सप्लायर ओवर इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस बिकम 5 लाख। अच्छा, ऑन विच टैक्स इज ₹5,000 बट टैक्स डिडक्टेड अंडर सेक्शन 153 ₹42,500। ठीक हो गया। ऑन विच इनकम कैलकुलेट बाय रिवर्स कैलकुलेशन become 900,000, which amount should be put in wealth reconciliation की बात कर रहे हैं कि कौन सी अमाउंट वेल्थ रिकंसिलेशन में जानी है। शायद मैं मुझसे पहली बात तो ये है आप जरा जेन में रखें कि अब ये जो वर्क बैक वाला कॉन्सेप्ट है ना ये खत्म हो चुका है। ठीक है, अब आपकी जो लायबिलिटी बनेगी वो 42,500 है क्योंकि वो 5,000 से ज्यादा है और एक्चुअल जो प्रॉफिट आपका आएगा वो आप देख लें, उसी का क्रेडिट आपको मिलेगा। अब वो कितना आता है वो आप देख लें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप वर्क बैक करें और उससे प्रॉफिट का क्रेडिट ले लें। ठीक है, वो सिचुएशन अब अवेलेबल नहीं है। तो शायद महमूद साहब अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। जी मैं यूट्यूब पे देखूँ अगर कोई सवाल है तो। अच्छा जी एहा टीवी वालों ने ओके कर दिया, चले जी इधर से ओके हो गया जी। अब जी आगे सवाल आ रहा है, सबीउल इस्लाम खान कह रहे हैं, ए पर्सन गोट नोटिस अंडर सेक्शन 176 for immovable property sold in 2018। ठीक हो गया जी। which was sold as per FBR notice 2,50,000 per malla। Now FBR is asking to revise the return after paying the due tax। got notice। हाँ तो आप पहले सबीउल इस्लाम खान साहब पहले चेक करें कि आपने जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो रिपोर्ट कर दी हुई है, यानी परचेज करके रिपोर्ट कर दी हुई है। ठीक है, अगर आप कर चुके हुए हैं तो आप 176 नोटिस का जवाब दे दें कि आपको इसमें मतलब आपने अगर रिपोर्टिंग सही की है उसको ज़रा आप चेक कर लें कि वो अगर लॉ के मुताबिक है तो फिर उसको जवाब दे के उसको क्लोज कर दें, वरना आपको अगर नहीं कवर किया तो फिर उसको कवर करें। ठीक है, सबीउल इस्लाम साहब अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। कामरान नहीं कह रहे जी ओके है, फयाज अहमद भी कह रहे हैं थैंक्स सर, आपका शुक्रिया जनाब। जी जनाब मैं यूट्यूब पे देखूँ कोई सवाल तो नहीं आया जी। अच्छा अभी इधर तो नहीं देखा। हाँ जी अब मैं अपना जी शाहिद महमूद कह रहे हैं ओके हो गया जी। ठीक है जी, मैं कुछ फर्दर शेयरिंग करूँ जी आप लोगों के साथ। ये जी मजीद आगे मेरा जो पॉइंट है जी
नंबर 4 है ऑब्जेक्ट्स क्या हैं जी। बेसिकली ऑब्जेक्ट्स ये आपके सामने चार मेन ऑब्जेक्ट्स हैं बुक कीपिंग के। नंबर 1, ये परमानेंट आपको सिस्टमेटिक एंड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन को इंफॉर्मेशन देगा, और आप periodically कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप अपना निकाल सकते हैं। आप अपनी जो फाइनेंशियल डाटा है वो आपको मैनेजमेंट पर्पज़ के लिए, बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। और एंट्री जो आपकी होंगी वो आपको ये बताएंगी कि आप कहाँ खड़े हैं, आप पहले से बेहतर है, लॉस है, प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं, और कैसे आप बिजनेस को लेके चल रहा है। जी जनाब, ये आपका जो नेक्स्ट पॉइंट था जी बुक कीपिंग के ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि कुछ चीज़ें अकाउंटिंग की हैं वो भी मैं साथ साथ शेयर कर रहा हूँ जी। अच्छा जी, आगे मैं चलता हूँ कि यूट्यूब पे कोई सवाल ना आया हो जी। अभी तो ठीक है। अच्छा जी, मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट। पांचवा पॉइंट है जी आपके सामने आ रहा है ऑब्जेक्ट, ये डबल एंट्री बुक कीपिंग के बाद की बारी के बारे में बात करेंगे जी। कि डबल एंट्री बुक कीपिंग बेसिकली आपको पता है कि इसका प्रिंसिपल ये है कि एवरी डेबिट हैज ए क्रेडिट ऑफ ऑब्वियसली इक्वल अमाउंट। जितनी अमाउंट, एक तराजू की तरह होता है, प्लस और माइनस की तरह, जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा। सो वेट दोनों तरफ आप माइनस भी कर सकते हैं, वेट ऐड भी कर सकते हैं, एक दोनों में माइनस दोनों में प्लस, ठीक है। जितनी अमाउंट से डेबिट होगा उतनी अमाउंट से क्रेडिट होगा। ये डबल एंट्री का बेसिकली कॉन्सेप्ट है। बाकी इसके बेनिफिट्स आगे आ रहे हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जी जनाब, ये छठे नंबर पे बेनिफिट्स आ रहे हैं जी, एडवांटेजेस। ये 6 डिफरेंट पॉइंट्स हैं जी जो डबल एंट्री सिस्टम के जो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। नंबर 1 जी कि आप ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं एक्यूरेसी, अरिथमेटिक एक्यूरेसी के साथ। अब इसमें मुख्तलिफ जो चीज़ें आप रिकॉर्ड करेंगे उससे प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बना सकते हैं। पर्सनल अकाउंट, डेटर्स और क्रेडिटर्स, इसमें आप बिल्कुल बैलेंस शीट में ले सकते हैं, रिसीवेबल, पेएबल। ये सिस्टमेटिक है, रिलायबल इंफॉर्मेशन आपकी बिजनेस की होगी अगर ओबियसली वो डाटा सही एंटर किया गया है। और आपके लिए इसको फ्रॉड को डिटेक्ट करने में बड़ी आसानी रहती है अगर आप चेक एंड बैलेंस के साथ चलें। और एंड पे अगर आप डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर करके अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। ये कुछ बेनिफिट्स हैं जी। अब इनके डिसएडवांटेजेस जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। जी, ये आपके थ्री मेन डिसएडवांटेजेस हैं। पहली बात तो ये है कि नंबर ऑफ बुक्स आपको प्रैक्टिकली वो रखनी पड़ेंगी, जो कि इतना आसान नहीं होगा। और आपको रिकॉर्ड जो मेंटेन करने पड़ेंगे उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ती है, अकाउंटेंट रखना है या ऑडिट करना है, नहीं करना। फिर उसके बाद एंड पे जो एब्सोल्यूट एक्यूरेसी देखें नहीं होती, क्योंकि अगर कोई चीज़ एंटर ही गलत हुई है तो फिर वो रिजल्ट जो उस पर आएगा, आल्दो टोटल तो टैली होगा लेकिन वो आपके रियल डाटे से डेविएट कर जाएगा। जी जनाब, ये मेरे कुछ 7 पॉइंट थे जो मैंने आपके साथ शेयर करने थे अकाउंटिंग से रिलेटेड थे जी। आज का जो फर्दर जी और सवाल आ गया जी यूट्यूब पे। पहला है जी फराज यकूब साहब कह रहे हैं, उन्होंने कहा जी कि सर रिवीजन ऑफ वेल्थ स्टेटमेंट रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल ऑफ कमिश्नर फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2020 onwards, but IRS still allows us to file wealth without approval. Will there be any problem if we revise any wealth statement? ये बड़ा अच्छा सवाल है जी फराज साहब। आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ, 1 जुलाई 2020 से जो लॉ पास हुआ है उसके मुताबिक आपको अप्रूवल नहीं चाहिए। पहली बात तो ये आपको इंटीमेशन देनी है, और इंटीमेशन मेरे मुताबिक जो है वो आपको ओबियसली पीछे जो भी आपने रिवाइज करना है। अब उसमें एक इशू ये आ रहा है कि जब आप 116 सेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें इंटीमेशन का ना उन्होंने कहा है कि एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म और प्रोसीजर मैनर आपको हम बताएंगे। अभी तक उन्होंने उसका प्रिस्क्राइब
मैनर और जो फॉर्म है वो अभी नहीं दिया, तो आपको परेशान होने की अब ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप इसको रिवाइज कर सकते हैं विदाउट अप्रूवल के। अप्रूवल अप्रूवल नहीं चाहिए, इंटीमेशन आपने देनी है उनको, ये मैं आपको पहले बताता चलूँ। अगर वो उसका मैनर और फॉर्म आ जाता है तो आप लोग उसको उनको इंटीमेट करेंगे। ये ज़रा फराज साहब इसकी ज़रा करेक्शन आप कर लें कि आपको अप्रूवल नहीं चाहिए, इंटीमेशन देनी है आपने। हाँ, उसको वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट ऑनवर्ड जो 2021 से मेरे मुताबिक होगा उसमें वो उसको कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटीमेशन प्रोसीजरल लॉ है, ये रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा। यानी पीछे कोई वेल्थ स्टेटमेंट रिवाइज करेंगे तो आप उसकी इंटीमेशन देंगे, लेकिन उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की पावर उनके पास आई जुलाई से ऑनवर्ड है। तो वो सब्सेंटिव लॉ है, तो वो ऑनवर्ड अप्लाई होगा टैक्स ईयर 2021 से। तो फराज साहब आपके सवाल से काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। अगर आपको ये चीज़ मतलब समझ आ गई है और आप तक पहुंच गई है तो इसको ओके कर दें। और मीनवाइल मुमताज़ अली शेख साहब आ गए, वो कह रहे हैं जी व्हेन फ्रॉम प्रोसीजरल सेक्शंस when from procedural sections applicable like appeal fee for company penalty is 5,000 rupees, is that applicable on tax year 2019? जी जी मुमताज़ अली शेख साहब, चूंकि अब ये तो उन्होंने अप्लाई कर दिया तो आपकी फीस जो होगी अब इंक्रीज करके ही आप इसको जो है वो करेंगे। ये मैंने खुद भी अपील जो फाइल की है वो ऑब्वियसली इनहेंस जो करके जो फीसें बढ़ी है उसके मुताबिक की है। जी जनाब मुमताज़ अली शेख साहब, व्हाट इज प्रोसीजरल सेक्शन? प्रोसीजरल ये होता है कि आपके अब जिस पे राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा होता, जो कि आप इजीली उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, उसमें कोई टेक्निकली आपको कोई लॉस नहीं हो रहा होता। लेकिन ये फ़ी का जो प्रिस्क्राइब करना मेरे मुताबिक तो ऑब्वियसली ये एक प्रोसीजर लॉ है, और आपका क्योंकि इतना ज़्यादा कोई है भी नहीं कि आप इसको मतलब सीरियस इशू बनाएं। नॉमिनल सी फ़ी है जो आपको जमा करानी होती है। दूसरा फराज यकूब साहब कह रहे हैं नोटेड सर, थैंक यू वेरी मच। चले आपका शुक्रिया जनाब, जज़ाकल्लाह जनाब, आप शुक्रिया जी जनाब। तो मुमताज़ अली शेख साहब अगर जवाब आ गया हो तो इसको ओके कर दें। दूसरी बात यह है, मैं आता हूँ जी फेसबुक पे, अगर कोई सवाल है तो 7 पॉइंट्स के बाद जी जनाब आगे कौन आगे सवाल आ गया जी सिप्तैन अब्बास साहब कह रहे हैं जी सर प्लीज़ एलोबरेट सेल टैक्स डबल एंट्री अकाउंट। देखिए सिप्तैन साहब, आप सेल टैक्स जब आप इसको ऐसे समझ रहे हैं कि जो आपने इनपुट पे करना है वो डेबिट साइड पे आएगा आपकी सेल टैक्स अकाउंट पे, और जो आपने पे करना है वो क्रेडिट साइड पे आएगा। अगर आपका डेबिट वाला ज़्यादा है तो ओबियसली आपका डेबिट बैलेंस आ जाएगा, यानी रिसीवेबल है, और अगर क्रेडिट ज़्यादा होगा तो आपका पेबल आ जाएगा। ये बेसिकली डबल एंट्री अकाउंट होता है सेल टैक्स का, जो आप निकालते हैं डबल एंट्री में से। जी सिप्तैन अब्बास साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दीजिएगा। जी जनाब। जी मुमताज़ शेख साहब ने इधर यूट्यूब पे ओके कर दिया जी। जी जनाब, अब इंशाल्लाह ताला जी मैं कोशिश किया करूँगा कि आप लोगों को जो जब सेशन करना हो तो आपको एक जो उसकी इंफॉर्मेशन है आप तक पहुँच जाया करे। तो आप इंशाल्लाह ताला आगे देखेंगे कि इसको हम रेगुलर बेस पे कोशिश करेंगे, जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा इसको करते जाएंगे। जी जनाब, कोई सवाल हो, वरना फिर मैं अपने कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करता हूँ। जी जी जनाब, नेक्स्ट सिप्टैन साहब ने ओके कर दिया जी, उसका भी ओके हो गया जी। इधर यूट्यूब पे कोई सवाल जी मुमताज़ अली शेख साहब कह रहे हैं जी सर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 153 व्हाट विद होल्डिंग एजेंट इंडिविजुअल इज 100 मिलियन टू प्रीसीडिंग ईयर्स व्हाट मीन्स इट। देखिए बात ये हो रही है मुमताज़ अली शेख साहब, इसका मतलब ये है कि जो प्रीसीडिंग, अब ज़ाहिरी बात है ना, अगर आप किसी टैक्स ईयर में विद होल्डिंग एजेंट को चेक करना चाहते हैं तो वो प्रीसीडिंग ईयर का
जो वर्ड है उन्होंने यूज़ किया हुआ है कि जो उससे पिछला साल होगा उसकी बात हो रही है, क्योंकि वो ओबियसली रिटर्न आप फाइल कर चुके होते हैं। तो करंट ईयर में तो अभी आपने बताया नहीं ना होता कि कितनी आपकी टोटल टर्नओवर होगी और क्या आप विद होल्डिंग एजेंट में फॉल करेंगे कि नहीं करेंगे। इसलिए वर्ड जो है ना वो प्रीसीडिंग ईयर है, ताकि आपको जो फाइल्ड हो चुका हुआ है उसको तो नहीं ना आप बदल सकेंगे, वो मुश्किल हो जाएगा, वो रिपोर्टेड फिगर्स होती है जी, अनलेस कोई बहुत ही एक्सेप्शनल कोई सर्कमस्टेंसेस ना हो कि आप उसको रिवाइज कर पाए। जी जनाब, तो जो ये मुमताज़ अली शेख साहब, मेरा ख्याल है कि आपको जवाब मिल गया होगा, तो इसको ओके कर दें। जी जनाब, इधर आ गया जी नेक्स्ट नहीं, सबसे पहले शहजाद बलोच साहब हमारे साथ हैं जी। वो कह रहे हैं सर माई क्वेश्चन स्किप्ड ऑन। शहजाद बलोच साहब, तो आप एक मिनट, तो आप कर लेना दोबारा सवाल, कोई मसला नहीं है। आप ऑन फेसबुक जी, आप दोबारा मुझे दे दें, आपका सवाल ले लेते हैं हम लोग, कोई मसला नहीं। हो सकता है मैं स्किप कर गया हूँ, लेकिन आप मुझसे कर लें। और नेक्स्ट है जी सिफ्तान अब्बास, कह रहे हैं सर काइंडली टेल अस डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर सेल टैक्स ऑडिट। देखिए सिफ्तान अब्बास साहब, वो तो ये रिकॉर्ड कोई सेपरेट नहीं है, भी उसी तरह ही है। आप ना ऐसे करें, आप सेक्शन लें 22 से लेके 25 का, तो उसमें आपको मेरे ख्याल है 25 के अंदर जो आपका ऑडिट होता है, 22, 23, 24 के अंदर वो जो रिकॉर्ड आपका है उन्होंने बताया, जिसमें वही सेल्स परचेजेज है, लेबर शीट्स है, बैंक स्टेटमेंट्स हैं, लेजर है, जो आप इनकम टैक्स में देते हैं वो इधर है। एक्सेप्ट प्रोडक्शन का अगर कोई इसमें है स्पेशल पॉइंट तो वो आ जाता है प्रोडक्शन अकाउंट। तो सिफ्तान अब्बास साहब, मुझे उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा जी। फयाज अहमद साहब कह रहे हैं सर व्हाट अबाउट DNFB। ये बेसिकली जी, अब आपको पता है अभी जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का लॉ आया है उसके मुताबिक उन्होंने कहा जी उसमें 3 कैटेगरीज अकाउंटेंट्स हैं, ज्वेलर्स हैं, और प्लस आपका तीसरा है बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और एजेंट्स जो है ना जो इसके अंदर, तो वो जो इसके अंदर फॉल करेंगे सिर्फ उनके लिए है, कि तमाम लोगों पे अप्लाई नहीं होता। ज़रा DNFB जो आपका उन्होंने डेफिनेशन इसके अंदर दी हुई है उसको जाके आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मुझे उम्मीद है फयाज साहब आपको इससे काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा, उसको ज़रा पढ़ लें, क्योंकि ये तमाम लोगों पे अप्लाई नहीं हो रहा। अब एक फ़र्ज़ करें वर्किंग हाउसवाइफ है, उन्होंने अगर प्लॉट बेचा है, ठीक है, या घर बना के अगर उन्होंने बिकवाया है, तो अब वो तो रेगुलर बेसिस पे नहीं ना ये काम करते। तो हर बंदा, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट या ICMA भी जिनको रेगुलेट बॉडी कर रही है, वो भी इसमें शामिल नहीं है। तो इसमें ज़रा उसको पढ़ ले, फिर आपको ज़रा आसानी हो जाएगी। जी हामिद रहमान साहब का सवाल आ गया है, वो कह रहे हैं सर व्हाट इज द टैक्सेशन ऑफ ट्रैवल एजेंट हु सोल्ड द टिकट टू ए कंपनी आफ्टर परचेजिंग इट डायरेक्टली फ्रॉम एयरलाइंस। ठीक हो गया। शुड वी टेक इट एज गुड और सर्विस अंडर सेक्शन 153 और टैक्स द कमीशन अमाउंट ओनली इन सेक्शन 233। देखिए बात ये हो रही है हामिद रहमान साहब, आपने ओबियसली जो टिकट खरीद के बेची है उस पर लॉ ये है, इस पे ना मेरा ख्याल है एक ना इस पे क्लॉज है, अब मुझे ज़ुबानी शायद नंबर ना याद हो, 43A है या क्या है, उस पर सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 या 4 का वो हिस्सा है, जिसके मुताबिक अगर आप कमीशन पे टैक्स पे कर देते हैं तो फिर आपकी ओबियसली इनको एजेंट्स को प्रिंसिपल अमाउंट पे फिर टैक्स जो है वो नहीं काटा जाता, या पार्टी अगर एग्जम्पशन सर्टिफिकेट दे दे तब भी आप नहीं काटेंगे। सो बेसिकली आप इसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखें, और इसको 153 में तो मैं नहीं अभी कह सकता, क्योंकि उसके अंदर आपको जाके इसको देखना पड़ेगा, जो रिस्पेक्टिव जो उसमें पेट्रोलियम एजेंट्स भी हैं, ट्रैवल एजेंट्स भी हैं, दूसरे एजेंट्स भी हैं, उसको ज़रूर हमेशा देख लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा और आपका मसला काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। जी अबू बकर टीपू सवाल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं माई क्लाइंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हैज सप्लाईज विद होल्डिंग एट 4% and service with holding 3% and 8% only no normal sales। ठीक है, normal profit working is less than withholding but IRS calculates admitted tax is there any problem in IRS। जी बिल्कुल उसमें कुछ प्रॉब्लम आई हुई है। आप ऐसे करें कि आपका जो ये जो टैक्स बनता है आपके प्रॉफिट पे टैक्स से ज़्यादा बनता है, तो ओबियसली ये जो टैक्स है आपका यही मिनिमम टैक्स होगा। अदरवाइज अगर आपका टर्नओवर टैक्स और प्रॉफिट के ऊपर अकाउंटिंग वाला या टैक्स वाला अगर उस पर वो टैक्स कम बनता है तो आपने यही वाला टैक्स देना है, और इसके मुताबिक ही आप अपनी कैलकुलेशन करेंगे। जी जनाब, अगर उसमें कोई एरर है तो आप उसकी एडजस्टमेंट करके उतना टैक्स दें जितना आपका बनता है, क्योंकि हायर ऑफ ऑल ऑफ जैसे अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स मिनिमम टैक्स 113
और ये 153 वाले टैक्स जो होंगे इनमें से जो हायर होगा या ये जो आपने स्टेट किया हुआ है वो आपको पे करना पड़ेगा। मोहम्मद फारूक, अच्छा जी, सिप्तान साहब ने ओके कर दिया जी। अच्छा जी, फयाज अहमद साहब ने भी ओके कर दिया जी। अबू बकर टीपू ने भी कह दिया जी सर काइंडली आंसर माय क्वेश्चन। अबू बकर साहब आपका, अबू बकर साहब अभी आपके सवाल का ही तो जवाब दिया है, इसको आप ओके करें अब आप। अच्छा जी, अब आगे आ गया जी। मोहम्मद फारूक कम्बो कह रहे हैं डी सर वांट्स योर रिकॉर्डेड वीडियोज काइंडली लेट मी नो फ्रॉम वेयर आई कैन कलेक्ट। इसमें फारूक कम्बो साहब बात ये हो रही है, हमने ना चैनल बनाया हुआ है, मैं आपको ना उसका लिंक आपको दे देता हूँ, आप वहां से जो वीडियोज हैं ले सकते हैं। ये मैं आपको रिप्लाई में दे रहा हूँ जी, ये मैंने लिंक आपको उसका भेज दिया जी, आप उसको यूज कर ले जी। कंबोज साहब मैंने आपको लिंक जो है इसका वो भेज दिया है, उसको यूज कर ले। इसमें तमाम 200 प्लस वीडियोस जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है और इस पे आप उसको यूज कर सकते हैं जी। जनाब उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें, आपको नेक्स्ट वीडियोस भी आपके पास उसका मैसेज आ जाया करेगा। मोहम्मद फारूक, अच्छा वो तो हो गया जी। वो कह रहे हैं, मोहम्मद फारूक कम्बो कह रहे हैं सर व्हाट इज द टैक्स रेट फॉर ए विजिटिंग फैकल्टी टेक्चर इन ए प्राइवेट कॉलेज। बेसिकली जी वो जो आपको काटेंगे 10% वो टैक्स आपको काट के देंगे। आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, उस पर किसके प्रॉफिट के ऊपर टैक्स या 10% वो वाला टैक्स विच एवरेज जो हायर होगा वो आप उसको टैक्स ऑफिस को पे करेंगे जी। आगे वो कह रहे हैं जी ये भी हो गया, रिकॉर्डेड भी हो गया जी, अभी ये भी हाँ जी। और कौन सा है जी नेक्स्ट जी, नेक्स्ट मैं यूट्यूब पे चेक कर लूँ जी ज़रा, वहाँ कोई सवाल ना आ गया हो। वहाँ पे सवाल है जी, वो कह रहे हैं, अच्छा जी सवाल आया है सैयद मुजम्मल हुसैन, नहीं उससे पहले है फिर है जी ये इरहा टीवी जी, उन्होंने सवाल किया है सर आई वांट टू प्रैक्टिस टैक्सेशन लॉ लाइक इनकम एंड सेल टैक्स, काइंडली रिकमेंड मी सम बुक्स फॉर स्टडी। ये आप बुक्स की वैसे तो FBR की हैं, वो भी आप डाउनलोड कर सकती हैं, और प्लस दूसरा ये है कि मटेरियल कुछ हमारी बुक का है वो आप मुझे अपना ईमेल दीजिएगा, या मैं आप बल्कि आप मुझे दे दें, बल्कि सबके लिए होगा वो लिंक मैंने सबको दिया हुआ है, आपको भी चाहिए हो तो मुझे कर दीजिएगा। आपको बुक जो है मैं वो अपनी जो है वो दे दूंगा, उसको देखें और जितना मैक्सिमम हो सकता है मेहनत करें, आप बेहतर हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जी फराज यकूब साहब की तरफ से, वो कह रहे हैं सर वांटेड टू नो अबाउट टैक्सेशन कोर्स, इफ यू कैन प्लीज एडवाइज अबाउट द शेड्यूल ऑफ द कोर्स। देखिए फराज यकूब साहब बात ये हो रही है, हमारा इनकम टैक्स और सेल टैक्स हम मुकम्मल करवाते हैं, बस ये शेड्यूल है। अब संडे को सिर्फ हमारी क्लास होती है, ठीक है। उसका जो क्या कहते हैं ऐड जो है हमने फेसबुक पे दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। हमारा पेज बना हुआ जी इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सेशन एंड फाइनेंस, ठीक है। उसको आप लाइक कर दें और उसके ऊपर पहली जो पिन न्यूज़ है आपको वहाँ से मिल जाएगी, अब बाकी इंफॉर्मेशन आप वहाँ से देख सकते हैं जी। आगे सवाल आया जी सैयद मुजम्मिल हुसैन जैदी कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रिस्पेक्टेड सर, नाइस टू सी यू अगेन। चलो जी आपको भी बड़ी खुशी है, आप साथ है हमारे जी। मुमताज अली शेख साहब कह रहे हैं माई टर्नओवर इज 80 मिलियन ऑन प्रीसीडिंग ईयर इज आई कम इन द एम्बिट ऑफ विदहोल्डिंग एजेंट इन टैक्स ईयर 2019। देखिए बात यही है मुमताज अली शेख साहब, आपको हर साल का लोन है उसके मुताबिक जाके पढ़ना होता है। आप पहले 2019 में अगर आपकी 80 मिलियन टर्नओवर है तो 19 में जो लॉ था उसको आप पढ़ें और किसके लिए आपने यूज़ करना है, 19 के लिए, 20 के लिए, उसके मुताबिक आप उसको पढ़ेंगे। फिर आप उसके मुताबिक ये तय करेंगे कि आया आप विद होल्डिंग एजेंट की डेफिनेशन में आते हैं कि नहीं,
ठीक है। फिर इसमें बिल्डर और डेवलपर है, उसमें तो टर्नओवर भी कोई नहीं है, वो बिल्कुल सीधा सीधा आपको विद होल्डिंग एजेंट बना देगा। तो जिस साल के लिए आप चेक कर रहे हैं उस साल का लॉ पहले देखें, उसके बाद फिर आपको वो 100 मिलियन का या जो भी 50 मिलियन वाला है वो आपको उसके मुताबिक चेक करना पड़ेगा। जी मोहम्मद उस्मान है, वो कह रहे हैं सर इन विच केसेस असेसिंग ऑफिसर कैन रीअसेस द टैक्स ईयर एनल्ड बाय अपील फॉर, ये क्या था जी, एक मिनट जी सवाल था। सर इन विच केसेस असेसिंग ऑफिसर, ये मुमताज मोहम्मद उस्मान साहब का सवाल है, विच केसेस असेसिंग ऑफिसर कैन रीअसेस द टैक्स ईयर एनल्ड बाय द अपील फॉरम। देखिए जाहिर बात है जब वो उसको क्या कहते हैं, देखिए पहली बात तो ये है कि अनल्ड के ना दो तीन मतलब निकलते हैं। एक तो ये है कि अनल्ड असल में अब ना सेट असाइड की पावर ऑफ कमिश्नर बिल की नहीं है, या तो वो स्पेसिफिक डायरेक्शन है या आपके फेवर या अगेंस्ट में है जो फैसला होना है। अब अगर उन्होंने दोबारा उसको वापस भेजा और तो उसकी डायरेक्शन साथ उन्होंने दी होगी कि इस तरह चीज़ें चेक कर लें, अगर ये सेटिस्फाई करें तो ठीक है, वरना इसको रिजेक्ट कर दीजिएगा। तो ये ज़रा इसको मोहम्मद उस्मान साहब ज़रा नोट कर लीजिएगा। मुमताज़ अली शेख साहब हैं, वो कह रहे हैं सर आई एम डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ मेडिसिन कंपनी and have exemption certificate from purchases side and expenses side. I have filled my return on turnover. Can again FBR can claim withholding tax on my expenses? देखिए बात ये हो रही है मदन अली शेख साहब, अगर आप विदहोल्डिंग एजेंट हैं और आपने एक्सपेंसेस किए हैं तो 161 में ओबियसली आपसे वो टैक्सेस की रिकन्सिलेशन और वो चीज़ें आपसे मांग सकते हैं। आपको ये प्रूव करना होगा कि आप एग्जेम्प्ट हैं कि नहीं हैं। फिर आगे है जी सैयद मुजम्मिल सैन जैदी कह रहे हैं सर प्लीज़ सेंड लिंक ऑफ चैनल। ये चैनल देखें जी, ये चैनल यही वाला ही है जहाँ पे मैं हूँ, इसका ये जिस पे आप है इसी की बात हो रही है। दिस मैसेज इज हेल्ड फॉर रिव्यू। चले इसरा टीवी वाले कह रहे हैं जी शो हाइड, ये क्या है जी लाहौर @gmail। हाँ जी आपका भी ठीक है जी, इसरा टीवी आपका आ गया मेरे पास ईमेल। इंशाल्लाह ताला मैं आपको उसके ऊपर जो है ना आपको उसका जो बुक है मैं आपको इस सेशन के बाद मैं आपको सेंड कर दूंगा जी। ठीक है जी, आपको शो कर देना। चलो एक तो ये हो गया जी। आगे जी फिर मुजम्मल मुमताज अली शेख साहब कह रहे हैं सर एनी पर्सन हैव LLB एंड हैव प्राइवेट जॉब कैन ही अप्लाई ITP। जी देखें ITP के लिए जारी बात है, अगर दो चीज़ें हैं ना, अगर तो आपने अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जारी बात है, लेकिन उसके इंटरव्यू के लिए ज़रा तैयारी कर लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। आगे मोहम्मद उस्मान साहब कह रहे हैं थैंक यू सर प्लीज़ शेयर द लिंक ऑफ योर बुक। मैं आपको जी ऐसे करता हूँ, मैं अभी आपको इसी में आपको लिंक भी दे देता हूँ। आप सबको एक मिनट होल्ड कीजिएगा ज़रा। जी ये मैं आप लोगों को लिंक जी अभी भेज देता हूँ ताकि आप इसमें से ही सब लोग इसमें से आप लिंक मैंने भेज दिया। अब इसमें से बुक जो है ना 2021 का मैं 20 का भी कर देता हूँ। जी ये मैंने दोनों लिंक्स आपको सेंड कर दी जी आप सबके लिए। आप एक 2020 की बुक का है टैक्स की और एक 2021 की बुक का है जी। जी जनाब मैं अब ज़रा फेसबुक पे देख लूँ जी कोई और क्वेश्चन आया हो जी। यहाँ पे सवाल और आगे हैं जी, वो कह रहे हैं चले एक तो हो गया होगा।
अब सिप्तैन अब्बास कह रहे हैं सर इन विच डेट योर नेक्स्ट बैच और टैक्स मैनेजर कोर्स विल बी स्टार्टेड। सिप्तैन अब्बास साहब अभी ऑन गोइंग है, आप कोई भी बंदा उसको ज्वाइन कर सकता है, और साथ साथ हम जो कवर किया उसको भी करा देंगे और नेक्स्ट में भी कर लेंगे। चले आगे सवाल है जी, अबू बकर टीपू फिर सवाल कर रहे हैं एक, ये तो पहले हो नहीं गया था। जी बिल्कुल, ये मैंने जवाब दे दिया था, उन्होंने ओके भी कर दिया था। शहजाद बलोच साहब का सवाल आ रहा है जी, वो कह रहे हैं सर व्हेन CIR अपील्स एनल्ड एन ऑर्डर एंड आस्क असेसिंग ऑफिसर टू गिव एन अपॉर्चुनिटी अगेन, विल असेसिंग ऑफिसर इशू नोटिस और टैक्स पेयर विल कॉन्टैक्ट हिम। ये शहजाद बलोच साहब वो आपको नोटिस इशू करेंगे, ठीक है, आप खुद भी जा सकते हैं उनके पास, लेकिन जब उन्होंने एक ऑर्डर कर दिया है तो वो आपको कॉल करेंगे आपको कि आप इसकी रीअसेसमेंट की जो प्रोसीडिंग है उसको ज्वाइन करें। जी जनाब, तो शहजाद बलोच साहब मुझे उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। मोहम्मद फारूक कंबो साहब ने ईमेल दिया है, वो कहते हैं सेंड मी बुक्स आल्सो, कि मैं आपको लिंक्स दे देता हूँ जी फारूक कंबो साहब, इसमें से ना आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जी एक ये है जी, एक दूसरा भी मैं आपको दे देता हूँ। जी ये दोनों लिंक्स मैंने आपको भेज दिए जी। जी जनाब, अब आगे कोई और क्वेश्चन हो जी, मैं देखता हूँ किसी ने, ये दोनों लिंक्स मैंने आपको फारूक साहब इसमें से डाउनलोड कर लीजिएगा, बुक से होगी। जी जनाब, कोई और क्वेश्चन हो मैं उधर भी देख लूँ। जी जी ये तमाम लोगों के लिए लिंक्स मैंने भेज दी हैं, इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ आप बात कर लीजिएगा, मैं अपना नंबर भी आप लोगों को दे देता हूँ जी। और इसी में मेरा ये सेल भी है जी, एंड व्हाट्सएप भी है जी। जी इसको आप अगर कोई इशू हो किताब में तो आप मेरे साथ डायरेक्टली बात कर सकते हैं जी। ये आपके पास आ गया जी। जी जनाब, कोई और? अच्छा, अब मेरी रिक्वेस्ट है जी आप तमाम दोस्तों से, माशाल्लाह काफ़ी सवाल आ रहे हैं जी, हमने YouTube पे जो चैनल बनाया हुआ है उसको काइंडली सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक करें, क्योंकि 200 प्लस वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। तो आप दूसरे दोस्तों को भी बताएं, इसमें से जितना मैक्सिमम फ़ायदा हो सकता है आप लोग उठाएं और इस सदका जारिया में अपना भी हिस्सा डाल दें। जी जनाब, मैं आपको लिंक उसका जी भेज देता हूँ। जी ये लिंक मेरे चैनल का जी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। चले ये आप लोगों के पास आ गया जी। अच्छा जी, अब दो सवाल और आ गए हैं जी। वो कह रहे हैं पहला सवाल है जी, लिंक नोट ओपन इन फेसबुक। अच्छा चले, आप मुझे ईमेल दे दीजिएगा, मैं आपको उसमें सेंड कर दूंगा, कोई मसला नहीं है जी। अगर कोई इशू हो तो मैं आप लोगों को नंबर भी अपना दे देता हूँ जी, 0333424 ये दोनों है जी, सेल भी है एंड व्हाट्सएप भी है। चले जी, ये आपके पास आ गया नंबर। अच्छा, दो सवाल और आए हैं जी। हामिद रहमान कह रहे हैं सर, if a person from whom the tax is to be withheld is registered under sale tax and active, no deduction will be made, is it true? देखिए बात ये है, withheld is registered under sale tax and active no। देखिए इसमें ना हामिद साहब 11 शेड्यूल है
वो ये कहता है कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन एक्टिव टैक्स पेयर पर्सन से लेगा ओबियसली, तो स्वाय एडवर्टीजमेंट सर्विसेज के यहाँ वो स्पेसिफाइड कुछ चीज़ उन्होंने बताई हुई है। अदरवाइज इसका जो विद होल्डिंग टैक्स जो होगा वो नहीं होगा, ये बिल्कुल ठीक है। आप उसके अंदर जाके इसको पढ़ सकते हैं 11 शेड्यूल के अंदर। मेरा ख्याल है 11th ही है जी जो सेल टैक्स लॉ का है अब, और आप उसी की बात कर रहे हैं। हमें सब अगर जवाब मिल गया हो उसको ओके कर दें। उसके बाद आगे जी मोहम्मद अबील सवाल कर रहे हैं, सर जी आपका कोर्स की डिटेल्स, लर्निंग आउटकम्स, फी क्या ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने भी सिखाते हैं और इंडिविजुअल प्राइवेट। जी मोहम्मद अबील साहब, हम लोग बेसिकली बड़ा डिटेल्ड कोर्स है हमारा, हम सिर्फ रिटर्न नहीं फाइल करना सिखाते बेसिकली, पहले उसको पूरा लॉ समझाते हैं, फिर उसके बाद उसको एप्लीकेशन और उसकी तरफ लेके जाते। 3 स्टेजेस है, पहले आपने पढ़ना है, उसको समझना है, और फिर उसकी एप्लीकेशन जो है ना वो साथ साथ उसकी वो भी करवाई जाती है। जी जनाब मोहम्मद अबील साहब, आपको जवाब चला गया जी। मोहम्मद अबील कह रहे जी मिल सकती है, क्या कह रहे हैं, क्या आपको लिंक मैंने दे दिया जी, अगर बुक चाहिए हो तो ईमेल दे दीजिएगा। अच्छा, फिर सिप्तैन अब्बास कह रहे हैं अच्छा उन्होंने अपना ईमेल दिया। सिप्तैन साहब इसको अगर आपको इस सेशन के बाद मेरे साथ आप बात कर लीजिएगा, आपको ईमेल में आपकी किताब भेज दूंगा मैं। शहजाद बलोच कह रहे हैं जी अगेन, ये क्या कह रहे हैं जी अगेन, शहजाद बलोच साहब क्या कह रहे हैं, रिप्लाइंग टू शहजाद। अरसलान हुसैन कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिस्पेक्टेड सर, व्हाट वुड बी टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज लाइक टैक्सेबिलिटी एंड एडवांस टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन मेड बाय नॉन रेजिडेंशियल ऑन नॉन टैरिफ। देखिए बात ये हो रही है, ये आपको बताना पड़ेगा आप ट्रांजैक्शन क्या कर रहे हैं। अगर आप ओबियसली पाकिस्तान में कोई पाकिस्तान सोर्स इनकम कमा रहे हैं तो बिजनेस क्या करते हैं असलान हुसैन साहब, फिर इसके बाद बात हो सकती है, अदरवाइज तो जवाब देना मुश्किल होगा। हामिद रहमान साहब कह रहे हैं जी सर मीन बोथ आर रजिस्टर्ड एंड एक्टिव इन सेल टैक्स, नो विद होल्डिंग विल बी मेड। लेकिन सेल टैक्स की एक्शन तक बात हो रही है, इनकम टैक्स में तो ऐसी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है अनलेस एग्जम्पशन ना हो, अदरवाइज तो या बिलो टैक्सेबल अमाउंट ना हो या पेमेंट ही ना हो। हामिद रहमान साहब इसको ज़रा नोट करें आप। फिर महमूद फारूक वो कह रहे हैं सर दिस वन इज़ नॉट ओपनिंग। ठीक है कोई बात नहीं जी, अगर आपको चीज़ नहीं आ रही है तो आप मुझे अपना ईमेल दे दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला बुक आप सब लोगों को, वो तो ऑलरेडी मैं 10,000 प्लस लोगों को दे चुका हूँ, आपको भी इंशाल्लाह मिल जाएगी। जी जनाब बुक का कोई इशू नहीं, आप मेरे साथ, मैंने नंबर दे दिया अपना, ना मिले तो रब्ता कर ले, आपको ईमेल में आ जाएगी। जी मैं यूट्यूब पे चेक कर लूँ। जी यहाँ पे सैयद मुजम्मिल हुसैन जैदी कह रहे हैं सर व्हाट इज़ दी टाइमिंग ऑफ योर लेक्चर। सैयद मोहम्मद हुसैन जैदी साहब अभी तो हमने कोई फिक्स नहीं किया, लेकिन जनरली क्या होता है कि हम डेली 8 बजे जो रात को है वो हम कर रहे होते हैं, लेकिन जब टाइम मिलता है तब कर लेते हैं। अभी तो खैर रेगुलर चल रहा है, तो आप 8 बजे तक तकरीबन इसको चेक कर लें। अच्छा मोहम्मद उस्मान कह रहे हैं सर एक वीडियो एक विद होल्डिंग एजेंट ने खरीदारी की मगर विद होल्डिंग टैक्स नहीं काटा, ठीक है, जबकि जिससे माल खरीदा उसने रिटर्न फाइल कर दी और इस साल में उसकी भी कर दिया गया, विद होल्डिंग एजेंट की ड्यूटी डिस्चार्ज हो गई। देखिए बात यह है कि विद होल्डिंग, बेहतर यह है कि विद होल्डिंग एजेंट ही टैक्स काटे, ठीक है, और वो उसको जमा करवाए। अगर आप रेसिपिएंट अपना टैक्स जमा करवा देता है तो विद होल्डिंग एजेंट ओबियसली दोबारा तो नहीं खैर जमा कराएगा, लेकिन वो हो सकता है कि 162 में उसके एक्सपेंसेस जो है वो डिसअलो हो जाए। तो बेहतर यही है मोहम्मद उस्मान साहब के वो खुद जमा करवाए। अल अहमद अलामा महमूद साहब है, वो कह रहे हैं सर इफ ए कंपनी selected for the audit in computer ballot can ask from FBR for the specific criteria reason if it is being selected for audit। देखिए महमूद साहब बात ये हो रही है कि अगर आप 214C में जाके ऑडिट पॉलिसी पढ़ेंगे
तो उन्होंने सेल टैक्स तो वैसे ही हाइड कर दिया है, और इनकम टैक्स में उन्होंने कहीं लिखा हुआ है कि कोर्ट ने कहा हुआ है कि अगर कोई स्पेसिफिक कोई बंदा स्पेसिफिकली मांगे तो वो उसको दे सकते हैं, अदरवाइज वहाँ भी उन्होंने जो जो क्राइटेरिया है उसको सीक्रेट रखा हुआ है। तो ये ज़रा उसको ऑडिट पॉलिसी को आप जाके देखें, उसमें आपको काफ़ी असिस्टेंस मिल जाएगी। बिलाल जहूर कह रहे हैं, हाय सर, कैन यू प्लीज सेंड मी बुक इन ईमेल। जी आप ना अपना, मैंने नंबर दे दिया इसके अंदर भी, आप अपना ईमेल जो है मुझे दे दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको जो है ना वो ईमेल आपकी आ जाएगी। वो तमाम लोगों को मैं ऑलरेडी दे भी रहा हूँ, और कई दफ़ा लिंक ओपन होता है, कई दफ़ा नहीं होता, तो आप मुझसे ले लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। जी जनाब, आप यूट्यूब पे तो चले गए, अब इधर आ गए जी। अजलान शाह कह रहे हैं सलाम सर जी, वालेकुम अस्सलाम। हामिद रहमान कह रहे हैं सर हाउ टू रजिस्टर फॉर योर कोर्स डिटेल्स बता दें। हामिद साहब, इस सेशन के बाद मैंने नंबर दे दिया अपना, आप उस पर रब्ता करके उसका प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। अजलान शाह कह रहे हैं सर जी सीमेंट डीलर पर टर्नओवर टैक्स कितना है। देखिए बात ये हो रही है, जो डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर जो स्पेसिफाइड सेक्टर्स के हैं उस पर अगर आप 113 में जाके देखें तो उन्होंने रिड्यूस रेट दिए हुए हैं, उसको चेक कर लें। अगर आप उस पर फॉल करते हैं तो आप वरना आप अगर किसी में भी नहीं फॉल करेंगे तो आपको 1.5% जो है टर्नओवर टैक्स लगेगा। जी जनाब, अदलान शाह साहब आपको जवाब मिल गया तो ओके कर दें। अबू बकर टीपू साहब एक और सवाल लेकर आए हैं, सर माई क्लाइंट सन इज स्टडिंग अब्रॉड, हिज रिटर्न वाज फाइल्ड बाय हिज स्टडी कंसल्टेंट in 2013 where he showed agricultural income 47 million rupees. Oh, अच्छा, but he did not own any agri property or agri source. Moreover, at that time he was in UK and his consultant filed a return in self capacity here in Islamabad. ठीक हो गया। Also the number mobile, no email is of consultant on. May we no disown that return? What will be the procedure, as now he has been served notice from revenue officer for agriculture income tax? Any solution for that? अबू बकर साहब काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। आप ऐसे करें, आप ना इसका एक एफिडेविट बनवाएं और चीज़ें अपनी पहले चेक कर लीजिएगा कि आपके क्लाइंट को नहीं पता था, और इतनी तो इनकम उसकी कहाँ से आएगी 47 मिलियन, ठीक है, इतनी ज़मीन कितनी होगी, तो आप उसको एफिडेविट लिख के ओबियसली और उनसे रिवाइज करके इसको। दूसरी बात यह है कि 2013 की बात हो रही है, तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि 2 साल से पीछे पहले तो एक जजमेंट आ गई थी कि वो आप उनको नोटिस दे सकते हैं। बहरहाल आप इसको लीगली भी चैलेंज करें और फैक्चुअली भी करेंगे, इतना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो और बंदा वैसे भी नॉन रेजिडेंट है, तो एक होता ना कि ज़मीन होती या उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे कोई पैसे कमाए होते, तो ये बेसिकली एक करें इनएडवर्टेंटली एक चीज़ चली गई है जिसको फैक्ट्स एंड चीज़ों को आपको थ्रैश करना पड़ेगा, और थोड़ा सा ओबियसली आपको मेहनत करनी पड़ेगी लीगली भी और फैक्चुअली भी, तब आपकी जान अबू बकर साहब इससे छूट सकती है। जी जनाब, उमर वकास भट्ट है हमारे साथ, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, हाउ टू फाइल प्रॉपर्टी डीलर रिटर्न हु हैज़ बोथ कमीशन इनकम एंड ओन इन्वेंट्री प्लॉट्स, काइंडली एक्सप्लेन विद FTR NTR MTR। देखिए बात ये हो रही है वकास भट्ट साहब, अगर आपकी कमीशन इनकम है और आपको ऐसे लोगों ने दी है जो कि विद होल्डिंग एजेंट नहीं है, तो वो नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाएगा। अब रही बात प्लॉट्स की, तो उसकी सेल परचेज जो आपने की है वो भी आपका अपेरेंटली जो बिजनेस इनकम है वो नॉर्मल टैक्स रिजीम में है। तो आप इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं, और जो आपका प्रॉफिट के ऊपर टैक्स बनेगा और टर्नओवर टैक्स से कंपेयर करके तो फिर आप उसकी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है उमर वकास साहब आपको जवाब मिल गया होगा, लेकिन बेहतर ये होगा अपने जो आपके जो कंसल्टेंट होंगे रेलिवेंट उनको एतमाद में लेके और चीज़ें कवर करके फिर इसमें रिटर्न फाइल कीजिएगा। जी मैं यूट्यूब पे चेक कर लूँ, कोई सवाल तो नहीं है जी। चले जी, उन्होंने ओके कर दिया है। बिलाल जहूर साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी सर इफ कंपनी, अच्छा सर कैन यू प्लीज सेंड मी बुक इन ईमेल। जी आप बिलाल जहूर साहब आप ना
अपना ईमेल दे दें, इंशाल्लाह ताला आपको बुक मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो वैसे भी फ्री लोगों तक हमने किताब दी हुई है, आप उसको दे दें हमें, हम आपको दे देंगे। अच्छा जी, मोहम्मद अबील साहब कह रहे हैं जी, दो सवाल और आए जी। वो कह रहे हैं, पहला कह जी, सर जी न्यू बैच कब स्टार्ट होगा? रही बात लॉ की, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इन सीए फाइनल वर्किंग इन ऑडिट डिपार्टमेंट, गुड ग्रिप ऑन लॉ, ठीक हो गया, बट नो प्रैक्टिकल एक्सपोजर इफ ऑल दीज एज यू नो दैट ह्यूज डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड प्रैक्टिकल। जी बिल्कुल ठीक है जनाब, आप इंशाल्लाह ताला आप रब्ता करें, इसके बाद तो फिर आपको फ़ोन पे ही बात की जा सकती है, तो फिर आपके साथ डिटेल में अबील साहब आपसे बात होगी। अब नेक्स्ट है जी, अरसलान हुसैन साहब है, वो कह रहे हैं, Respected sir, what would be income tax implication on purchases made by a person in tariff area from money earned from non-tariff area, Gilgit-Baltistan, AJK presentation of such non-tariff income in return? देखिए बात ये हो रही है, आपको अभी एक तो चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ कि अगर आप जो ट्रांजैक्शन पाकिस्तान के साथ एसोसिएटेड है, इधर से उधर या उधर से इधर आएगी, तो उस पे जो पाकिस्तान का लॉ है वो इक्वली अप्लाई किया जाएगा, ये अपने जेहन में आप रखिएगा, ठीक है। अगर आप नॉन टैरिफ एरिया में सिर्फ ट्रांजैक्शन करेंगे, उधर ही सेल परचेज होगी, तो फिर सिचुएशन डिफरेंट है, फिर तो टैक्सेबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। उसमें एग्जम्पशन दी गई है और इनकम टैक्स और सेल टैक्स में उनको एग्जम्पशन दी गई है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के साथ एसोसिएट होंगे, इधर से उधर या उधर से इधर आएगा, तो फिर अकॉर्डिंगली जो लॉ होगा वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये अरसलान हुसैन साहब आपके लिए जवाब है, मुझे उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा और इसको आप क्लियर कर दीजिएगा। हामिद रहमान कह रहे हैं, सर व्हेन विल यू विजिट इस्लामाबाद एंड गिव अस ए चांस टू मेट यू? हामिद रहमान साहब कोई बात नहीं, मुलाकात तो काम होना चाहिए, मुलाकात भी इंशाल्लाह करेंगे। आप लोग चैम्बर या आपका टैक्स बार अगर बुलाएगा, तो इदारा बुलाएगा, तो बिल्कुल जी, मैं मुल्तान भी गया हूँ, फैसलाबाद गया हूँ, गुजरावाला गया हूँ, ठीक है, सरगोदे भी गया हूँ, काफ़ी जगहों पे सेमिनार किए हैं, तो आप भी इंशाल्लाह ताला बुलाएंगे तो मैं हाज़िर हो जाऊँगा आप लोगों के पास। अरसलान हुसैन कह रहे हैं जी, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड सर, व्हाट वुड बी इनकम टैक्स इम्प्लिकेशन ऑन परचेज में? ये तो हो गया जी पहले। आगे जैदी मुजम्मिल साहब ने अपना ईमेल भेजा, ये आपको अगर बाद में भी मुझे आप दे सकते हैं, इंशाल्लाह ताला सेशन के बाद आप मुझे दे दें तो बुक इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मिल जाएगी जनाब जी। मोहम्मद फारूक कम्बो कह रहे हैं, सर ड्यू टू नेट इशू आई कुड नॉट हियर यू आंसर, काइंडली आंसर अगेन प्लीज, व्हाट इज द टैक्स रेट फॉर विजिटिंग फैकल्टी टीचर? ये फारूक कम्बो साहब कोई इशू नहीं है, आप अगर सिर्फ यही इनकम है तो 10% उन्होंने टैक्स काटना है और आपने प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्म बनाना है, और प्रॉफिट के ऊपर टैक्स और वो 10%, दोनों में से जो हायर होगा वो आप FBR को देंगे जी। कम्बो साहब अब ठीक है, इसको ओके कर दीजिएगा। सैयद वकार शाह साहब कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, इनपुट ऑफ सीमेंट इज अलाउ और डिसअलाउड? देखिए ये जो आपको पता है, जो सेक्शन आपका 8 है वो ये कहता है, 7-8 है जो सेक्शन, वो ये कहता है कि अगर आप बिल्डिंग मटेरियल जो है उसका इनपुट जो है वो आप नहीं क्लेम कर सकते, एक्सेप्ट के अगर सीमेंट की सेल परचेज में आप एंगेज हो तो फिर आप कर सकते हैं। सैयद वकार शाह साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो उसको ओके कर दीजिएगा। मलिक जुनेद साहब कह रहे हैं, सर कैन यू टेल अस अबाउट 147 नोटिस, एक्सपोर्टर इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स? एक्सपोर्टर का तो ऑलरेडी कट जाता जी, उसको छूट दी गई है फाइनल टैक्स रिजीम को। मलिक जुनेद साहब इसको नोट करें, और जो आपका इसके अलावा अगर एक्टिविटी नहीं है तो जो आप पे करेंगे वो फाइनल है, उसको एडवांस टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले ही कटा हुआ चुके। हामिद रहमान कह रहे हैं, सर काइंडली अपना ईमेल भी शेयर कर दें इफ़ पॉसिबल। हाँ जी, मैं आपको अभी ईमेल भी दे देता हूँ, आप मेरा ले लें, ITF पाकिस्तान 10@gmail.com, और साथ में आपको सेल नंबर भी दे देता हूँ, 0333424524। आपको अगर ईमेल मुझे कर दें और अगर ना मिले तो नंबर मैंने आपको सेंड कर दिया जी। ये भी हो गया जी। ले जी, अब चूंकि टाइम पूरा हो गया जी 1 घंटे का, कोई सवाल हो तो आप ज़रूर कर लें। मैंने कोशिश तो यही की है कि आप लोगों को मैक्सिमम जो सवालों को एंटरटेन करके तो आगे चले। मैं YouTube पे चेक कर लेता हूँ अगर कोई है तो। जी जनाब, यहाँ पे
सवाल एक आया है, बिलाल जहूर साहब कह रहे हैं सर प्लीज एक्सप्लेन सेल टैक्स सेक्शन 8B विद एग्जांपल। देखें बिलाल जहूर साहब, सेक्शन 8B बेसिकली जो है वो ये कहता है कि अगर आप 90% आपका आप जो आउटपुट के 90% से ज़्यादा इनपुट नहीं ले पाएंगे एक्सेप्ट स्पेसिफिक केसेस में, जैसे फिक्स एसेट्स पे वो नहीं अप्लाई होता, तो बाकी का 10% आपको जमा कराना पड़ेगा अगर आपका इनपुट 90% ऑफ आउटपुट से ज़्यादा होगा। ये आप एक सिंपल एक प्रिंसिपल है, उसको आप चेक करें। ये 8B से बेसिकली कनेक्टेड, और जहाँ वो फिक्स एसेट होगा वहाँ पे ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा, या जहाँ एक्सेप्शन दी गई है वहाँ नहीं होगा। अच्छा जी, बिलाल जहूर साहब अगर जवाब मिल गया हो तो ओके कर दे। फिर एक और महमूद साहब ने सवाल किया, रिस्पेक्टली सर माय नेम इज आलम महमूद। अच्छा ठीक है, माय क्वेश्चन इज डज द लायबिलिटी ऑफ विदहोल्डिंग एजेंट डिस्चार्ज इफ रेसिपिएंट ऑफ पेमेंट फ्रॉम विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट फाइल देयर टैक्स रिटर्न फॉर द ईयर। देखिए महमूद साहब, आप अपना बर्डन देखें ना, फर्ज करें आपने किसी का टैक्स काटना है 4.5%, ठीक है। अब उसने तो उसकी लायबिलिटी, वो आपकी लायबिलिटी कैसे डिस्चार्ज करेगा? सवाल तो ये है, आपने अपना बर्डन डिस्चार्ज करना है। आप एम्प्लॉई है, फर्ज करें किसी को तनख्वाह देते हैं, टैक्स नहीं काटते, वो जमा करा देता है, चले तो प्रिंसिपल अमाउंट तक तो बच जाएंगे, डिफॉल्ट सरचार्ज आपको पड़ जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप टैक्स जमा नहीं करवाते तो 162 सेक्शन में उनके पास ये पावर है कि जो एक्सपेंस आप क्लेम करेंगे स्टिल वो आपका वो एक्सपेंस डिसअलाउ कर सकते हैं, ठीक है। ये ज़रा इसको ज़रा आप जेन में रखिएगा कि बेहतर यही है कि आप अपना टैक्स जमा करवाएं जो बनता है, और ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज करें आप जी। आलम महबूब साहब, अगर जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। ले जनाब, आज और कोई है तो जी, मेरा फ़ोन था, सॉरी जी, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ जी। कोई और आपका सवाल हो तो मैं इसको ये हो गया, वो कह रहे सही इट्स मीन फीमेल इनपुट इज डिसअलाउड। ये हाँ जी बिल्कुल ऐसे है, लेकिन सब्जेक्ट टू कि अगर आप उसके अंदर आप 8 सेक्शन आपको हिट करता हो जी। 2-3 सवाल और लेके जी क्लोज करते हैं। उमर वकास भट्ट कह रहे हैं सर हाउ टू काउंट फॉर कैपिटल गेन ऑन नेट एसेट्स वैल्यू ऑफ ओपन एंड यूनिट्स ट्रस्ट, अच्छा, एंड टैक्स डिडक्टेड देयर ऑन फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, आल्सो एक्सप्लेन WRT, FTR एंड NTR। देखिए उमर वकास भट्ट साहब, 2-3 चीज़ें इकट्ठी आपने की हैं। पहली बात तो ये कि ओपन एंड यूनिट ट्रस्ट जो है, तरीका तो वही है कि आपने सेल प्राइस में से जो भी फेयर मार्केट वैल्यू उसमें से लेस करना आपकी कॉस्ट को, और ये फॉल करेगा आपका 37A के अंदर जाएगा सेपरेट ब्लॉक में। उसके फिर रेट्स आगे गिवन है, कितने सालों में आप बेचेंगे तो गिवन है। ऊपर जो टैक्स कटा होगा उसका क्रेडिट आप ले लीजिएगा। और रही बात FTR और NTR, FTR में क्या होता है जनरली कि जो टैक्स कट जाता है वो फाइनल हो जाता है, और नॉर्मल टैक्स रिजीम में वो जो टैक्स कटता है वो फाइनल नहीं होता, उसका जनरली उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के तो उसको कंपेयर किया जाता है कटे हुए से, जो ज़्यादा होता है वो आपको देना होता है जी। उमर वकास भट्ट साहब, आपको जवाब मुझे उम्मीद है मिल गया होगा। जैदी मुजम्मिल कह रहे हैं जी थैंक यू वेरी मच जी। सैयद वकास साहब कह रहे हैं जी सर सरेंडर इन सेल टैक्स रिटर्न कॉलम 07। ये तो मुझे देखना पड़ेगा जी आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं, बाद में फिर मैं आपसे बात करता हूँ। हामिद रहमान साहब कह रहे हैं सर काइंडली लेक्चर का एडवांस में एक मैसेज राइट कर दिया करें अगर फेसबुक पेज पे, सो हमें बेल आइकॉन की वजह से नोटिफिकेशन मिल जाएगा, सो वी कैन अरेंज टाइम टू टेक लेक्चर एंड नॉट मिस। हाँ जी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ जी, लेकिन कई दफ़ा ये होता है ना कि बंदा अगर बाउंड हो जाए, कई दफ़ा ना कर रहा हो तो फिर आप लोग कहेंगे जी आए क्यों नहीं आप लोग। इसलिए थोड़ा सा इसको थोड़ा सा गैप के साथ और थोड़ा क्या कहते हैं परहेज के साथ हम कर रहे हैं। बहरहाल आप लोगों का उधर कोई ओके हो गया जी, थैंक्स हो गया। आखिरी सवाल मैं ले लेता हूँ जी, फिर इसको क्लोज करते हैं जी। हारिस परवेज कह रहे हैं सर इफ देर इज मेडिकल इंश्योरेंस ऑफ एन एम्प्लॉय then can the employee deduct 10% medical allowance while calculating his tax liability on salary income। देखिए बात ये हो रही है कि अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको मेडिकल आपने इंश्योरेंस करवाई हुई है, अगर तो आपके एम्प्लॉयर ने मेडिकल इंश्योरेंस करवाई हुई है तो सवाल अब ये है कि
अब ये 10%, ये मेडिकल अलाउंस तो नहीं है ना, ये तो मेडिकल अगर आपको फैसिलिटी अगर मिल गई है या रीइंबर्समेंट के साथ अगर 10% का अलाउंस दिया हो तो फिर उसकी एग्जम्पशन खत्म हो जाती है। आप 53A क्लॉज सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 का पढ़ सकते हैं। जब दोनों इकट्ठे होंगे मेडिकल अलाउंस के साथ कोई भी फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट मिलेगा तो फिर आपकी मेडिकल अलाउंस की फैसिलिटी खत्म हो जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। जी मुझे उम्मीद है जी आप लोगों को काफ़ी फायदा हुआ होगा, और आज का टाइम चूंकि काफ़ी बेहतर आप लोगों ने सवाल किए जी, अच्छा उन्होंने गौर कर लिया। आखिरी मैं एक लेके क्लोज करूंगा। ए पर्सन इज इम्पोर्टेंट एंड सेम थिंग्स आर बीइंग सप्लाइड ऑन विच टैक्स इज बीइंग डिडक्टेड अंडर सेक्शन 153। नाउ ही हैज रिसीव्ड नोटिस अंडर सेक्शन 147, व्हाट शुड ही डू? जी शायद महमूद साहब आप ऐसे करें कि आप इंपोर्ट पे टैक्स कैलकुलेट कर लें और उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के टैक्स कैलकुलेट करें। दोनों में से जो हायर है उसकी आपको ऑब्वियसली 4 किस्से करके साल की जो बनेगी आपकी उसको जमा कराना पड़ेगा। जी आज तक के लिए अब इतना ही, अब मुझे इजाज़त दें। आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि जो चैनल है हमारा, लास्ट रिक्वेस्ट है, नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन, जैसे ही कोई आपके पास नई वीडियो आएगी ऑटोमेटिक आपके पास लिंक आ जाएगा। मैं उसका आपको लिंक शेयर कर देता हूँ जी। जी जनाब ये लिंक है जी, ये हमारा YouTube का चैनल है जिस पर 200+ वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आप इससे मैक्सिमम जो बेनिफिट है वो दूसरों को भी बताएं और ख़ुद भी इसको सब्सक्राइब करके इसको आप यूज़ कर सकते हैं। आखिरी सवाल है जी, एक और आ गया, ले लेते हैं। जैदियन मुजम्मल जैदी कह रहे हैं सर इज प्रोवाइडेड फंड इज सेपरेट एंटिटी और पार्ट ऑफ कंपनी। ये कौन सा जी? सर इज प्रोवाइडेड फंड, प्रोविडेंट फंड इज सेपरेट एंटिटी और ए पार्ट ऑफ कंपनी। देखें कंपनी का पार्ट तो होता ही है, लेकिन इसका प्रोविडेंट फंड का ऑडिट भी होता है, वो भी आप जेहन में रखिए। अगर आप कराना चाहते हैं और रिकग्नाइज कराएंगे तो इसको इस तरह आप देख सकते हैं जी। अब सैयद वकार साहब कह रहे हैं कमर्शियल इंपोर्टर इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम विद होल्डिंग टैक्स। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप इंपोर्ट पे करके आएंगे तो 153 में आपको एग्जम्पशन दी गई है, सब्जेक्ट टू कि आप पूरा टैक्स पे करके आए हों। जी मुझे उम्मीद है जी आप लोगों को जवाब मिल गए होंगे। आप इंशाल्लाह ताला चैनल पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, जो क्वेश्चन हो शेयर करें। अब मुझे आप इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।